हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और माँ गायत्री साइंस क्लासेस मंसूर चक रोड दलसिंह सराय में आप सभी बच्चों का स्वागत है। 10वां का आज रिजल्ट आया है। सभी बच्चों का उसका बहुत बहुत बधाई माँ गायत्री कोचिंग के तरफ से, हमारे पूरे टीम के तरफ से। आज 29 मार्च 2025 है और सोमवार 31 मार्च 2025 से हम लोग 11वीं और 12वीं का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन आपको मंसूर चक रोड में जो मेरा संस्थान है वहाँ पर शुरू मिलेगा, वहाँ पर आप आ सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन चैनल पर भी यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं। ये आज से शुरू रहेगा, कंटिन्यू हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पर डेली एक वीडियो डाला जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चे 31 मार्च 2025 मतलब सोमवार से आप वहाँ पर क्लास शुरू हो रहा है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं वो यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट, बहुत लोग कहता है कि ये सब्जेक्ट भारी है, ये सब्जेक्ट आसान है, ये बहुत भारी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी विषय भारी नहीं होता है। तब तक वो भारी लगता है जब तक आप उसको नहीं पढ़े। एक बार अच्छा से पढ़ लेने के बाद वो बहुत आसान हो जाता है। वो हम आपको उदाहरण से भी बताएंगे कि कैसे केमिस्ट्री कितना आसान होता है। थोड़ा सा पढ़ने से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कितना आसान सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं होता है, बस बताने वाला टीचर चाहिए और पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। ये दोनों अगर है तो बड़ा से बड़ा टॉपिक को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो डरना एकदम नहीं है। आप सब पूरे मन से अगर तैयारी कीजिएगा तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशान करे। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान यही रखना होता है कि डेली आप एक एक, अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो डेली एक एक वीडियो आपको देखना पड़ता है, और ऑफलाइन है तो डेली आपको क्लास ज्वाइन करना होता है। बस दूसरी बात ये कि हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी बच्चे हम लोगों के पास आ रहे हैं वो उस सब्जेक्ट में जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो मान लेंगे कि उस सब्जेक्ट में वो कुछ नहीं जान रहा है। जीरो से शुरू करना, और आपको जीरो से लेके जहाँ तक, जिस लेवल तक आपका सिलेबस दिया है उससे ऊपर जाके हम लोगों को छोड़ना रहता है, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में, या जिस एग्ज़ाम का आप, जैसे +2, 11वीं 12वीं का आप बात कीजिए, या इसी के आधार पर कंपटीशन वगैरह सब, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब का जो एग्ज़ाम होता है उस सब का क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप बना पाइए। ये ध्यान में रख के 11वीं 12वीं भी और उसके अलावा कंपटीशन भी ध्यान में रख के हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं। बच्चे 12वीं में भी बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। इस बार भी पूरा दलसिंह सराय में हम लोगों का नंबर 1 नंबर आया है। पूरा दलसिंह सराय में जब से माँ गायत्री कोचिंग खुला है 1 नंबर पर रहा है। इस बार भी आप आके पता कर सकते हैं, या अभी तक आपको पता हो गया होगा कि सबसे हाईएस्ट इस बार भी हम लोगों के कोचिंग का नंबर आया। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए थोड़ा सा हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं कि केमिस्ट्री कितना आसान है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटूंगा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री इसको हिंदी में कहा जाता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, सबसे पहले तो इस रसायन शास्त्र का परिभाषा आप जान लीजिए कि इसका क्या परिभाषा होता है, केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। तो इसमें परिभाषा लिखा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के बनावट और संरचना का अध्ययन किया जाता है।
और रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र कहलाता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी पदार्थ के बनावट और संरचना का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। मतलब हम लोग केमिस्ट्री में पदार्थ के बनावट और उसके संरचना के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो विज्ञान के जिस शाखा में हम लोग इस दोनों बातों के बारे में पढ़ते हैं उसी का नाम केमिस्ट्री है। हिंदी में उसी को रसायन शास्त्र कहा जाता है। जैसे अगर इसका उदाहरण हम लोग देखें, बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे CH4 है, CH4 को आप लोग जानते ही हैं, मीथेन कहा जाता है। तो इस मीथेन के बनावट का अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 4 परमाणु है। तो इसका जो बनावट है, इसका जो कंपोजिशन है वो 1:4 का है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन 1:4 में जब मिलता है तो तब मीथेन का निर्माण होता है। तो बनावट ये तो हो गया इसका बनावट, 1:4 में कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा तब मीथेन बनेगा। दूसरी बात, इसके संरचना के बारे में इसी सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो संरचना अगर इसका देखा जाए तो चतुष्फलकीय इसका संरचना होता है। एक एक संरचना के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये चतुष्फलकीय हो गया संरचना। मीथेन का अगर संरचना आपसे पूछता है तो चतुष्फलकीय हो जाएगा। और इसका बनावट पूछे कि कार्बन और हाइड्रोजन किस अनुपात में इसमें रहता है तो 1:4 हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारा, जो भी उदाहरण आप देखना चाहें, एक उदाहरण आप याद रखिए, बहुत सारा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जैसे अमोनिया गैस को देखिए, अमोनिया गैस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में रहता है। तो वो 1:3 उसका बनावट हो गया। जबकि उसका संरचना अगर हम लोग देखें तो वहाँ भी संरचना चतुष्फलकीय आता है, आकार कुछ और आता है। तो बहुत सारा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम बताएं। अब देखिए केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है। केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया। पूरे केमिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं और तीनों को अलग अलग पढ़ाया जाता है। तीनों जो शाखा है केमिस्ट्री का, अलग अलग शाखा में अलग अलग चैप्टर है। +1 में अलग चैप्टर है, +2 में अलग चैप्टर है। तो रसायन शास्त्र को अगर हम लोग बांटें तो इसको 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें एक आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री एक भाग तो ये हो गया। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसी का एक भाग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 भाग आपको पढ़ना, +1 में भी और +2 में भी। +1 में फिजिकल केमिस्ट्री का अलग अलग चैप्टर होता है, +2 में अलग अलग चैप्टर होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर +1 का अलग होता है, +2 का अलग होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी उसी तरीके से +1 और +2 में अलग अलग चैप्टर आपको पढ़ना। तो थोड़ा सा हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करना चाहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिर एक चैप्टर इसका पढ़ लेंगे, एक चैप्टर हम लोग किसी और का, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उठा लेंगे, एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उठा लेंगे, और ऐसे ही तब तक चलेंगे जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ ऐसा है जो केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है, प्रत्येक चैप्टर में ही यूज होता है। फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर होगा उसमें वो चीज़ यूज होता है। तो उसके बारे में अगर आप पहले से पढ़ लेते हैं, पहले से उसके बारे में जानकारी आपके पास होता है, तो चैप्टर बड़ी आसान हो जाता है। तो जैसे इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, इस मोल कंसेप्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि मोल कंसेप्ट में क्या पढ़ना। ये कोई चैप्टर नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक। प्रत्येक चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर होगा सब में यूज होता है।
मोल कंसेप्ट में मोल के बारे में पढ़ा जाता है। मोल कंसेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं मोल के बारे में, मोल क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। तो मोल हिंदी में अगर लिखें तो मोल कंसेप्ट का होता है मोल अवधारणा। मोल कंसेप्ट को हिंदी में मोल अवधारणा लिखा जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि मोल किसको हम लोग कहते हैं। मोल का परिभाषा थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि मोल एक रासायनिक मात्रक, मोल एक रासायनिक मात्रक जो संख्या, द्रव्यमान और आयतन का जानकारी देता है, का जानकारी देता है। मतलब मोल एक रासायनिक मात्रक होता है। रासायनिक मात्रक कहने का मतलब हम लोग इसका यूज केमिस्ट्री में करते हैं। रासायनिक का मतलब केमिस्ट्री, मोल का यूज हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। और मोल का 3 चीज़ के साथ संबंध होता है, संख्या के साथ, द्रव्यमान के साथ और आयतन के साथ। मतलब ये तीनों जानकारी मोल देता है। तो मोल एक रासायनिक मात्रक है जो संख्या, द्रव्यमान और आयतन का जानकारी देता है। प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अपना मात्रक होता है। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब मात्रक। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में बहुत सारा मात्रक पढ़ना है, जिसमें से एक मात्रक का नाम है मोल। तो मोल एक रासायनिक मात्रक है जो संख्या, द्रव्यमान और आयतन का जानकारी देता है। मोल संख्या का भी जानकारी देता है, द्रव्यमान का भी जानकारी देता है और आयतन का भी जानकारी देता है। केमिस्ट्री का सिर्फ यही एक ऐसा मात्रक होता है जो 3 चीज़ का जानकारी देता है। नहीं तो एक मात्रक सिर्फ एक चीज़ का जानकारी देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें किलोग्राम, तो किलोग्राम किसका जानकारी देता है? द्रव्यमान का। जैसे आप सेंटीमीटर उठा लीजिए या मीटर उठा लीजिए, मीटर एक मात्रक है, वो किसका जानकारी देता है? लंबाई का। क्या मीटर कभी द्रव्यमान का जानकारी देता है? नहीं देता है। मीटर जब भी जानकारी देगा लंबाई का देगा। लेकिन केमिस्ट्री का मोल एक ऐसा मात्रक होता है जो संख्या का भी जानकारी देता है, द्रव्यमान का भी और आयतन का भी। तो ये एक यूनिक टाइप का मात्रक हो गया। ये एक ऐसा मात्रक होता है जो 3 चीज़ का जानकारी एक साथ देता है। तो मोल संख्या के बारे में कैसे जानकारी देता है, द्रव्यमान का जानकारी किस प्रकार से देता है, आयतन का जानकारी कैसे देता है, ये एक एक करके हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन इसमें बहुत सारा बनता है और एक एक क्वेश्चन बनते चला जाएगा। केवल यही है इसमें सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं संख्या का जानकारी मोल कैसे देता है। इसको नोट भी करते चलिएगा। मोल संख्या का जानकारी किस प्रकार से देता है। संख्या के संदर्भ में मोल, संख्या के संदर्भ में मोल। इसी को इंग्लिश में अगर लिखें तो होगा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या के संदर्भ में मोल। मतलब मोल संख्या का जानकारी किस प्रकार से देता है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। किसी भी पदार्थ के 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के समूह को एक मोल कहा जाता है। एक मोल कहा जाता है। किसी भी पदार्थ के 6.022 गुना 10 के पावर 23 कणों के समूह को एक मोल कहा जाता है।
ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपसे हम कहें कि एक दर्जन कोई भी चीज़ रहता है तो वो उसमें कितना चीज़ होता है। जैसे एक दर्जन पेन में कितना पेन होगा, तो आप तुरंत कहते हैं 12 पेन होगा। ठीक उसी प्रकार से एक मोल दुनिया का कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें कणों का संख्या इतना लिया जाता है। एक मोल कोई भी पदार्थ हो उसमें कणों का संख्या इतना लिया जाता है। अब इसको शॉर्ट में अगर हम लोग इसी को लिखना चाहें तो बस आप इतना याद रखिए कि एक मोल ये बराबर होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 कण। बस ये अगर आपको याद है तो न्यूमेरिकल बनाते समय आपको दिक्कत नहीं आएगा। एक मोल में इतना कण होता है। अब ये जो है इसको अगर देखिए 10 का पावर 23, अब 10 के पावर 23 से अगर इसको गुना कीजिएगा तो ये बहुत बड़ा संख्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। मतलब ये 0.23 अंक उधर चला जाएगा। हम अगर लिखना चाहें इसको तो देखिए ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 602, ये 200, 30, 30, 30, फिर 30, फिर 30, 1 2 3 4 5, एक और देना पड़ेगा 30 और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 23 अंक। देखिए तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 2 23। पहले पॉइंट यहाँ था, देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट था। इसको 10 के पावर 23 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट दाईं ओर भागेगा, कितना अंक 23 अंक, यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब देखिए ये इतना बड़ा संख्या है कि इसको तो गिनना भी मुश्किल है। तो ये कोई आसान संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या। तो एक मोल में इतना कण होता है। दुनिया का कोई भी पदार्थ हो उसके एक मोल में हमेशा इतना कण होता है। इसको एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। याद रखिए ये जो संख्या है इतना बड़ा, इसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रोज नंबर। इसको शॉर्ट में ऐसे दिखाया जाता है, कैपिटल N और नीचे कैपिटल A, उल्टा पढ़ा जाता है। ए से एवोगाड्रो, N से नंबर, हिंदी में एवोगाड्रो संख्या। तो आपसे अगर कोई पूछ दे एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है तो आप ये बता सकते हैं 6.022 गुना 10 का पावर 23 कण। और ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये हम आपको बताए सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या। आपको याद ये रखना है कि एक मोल कोई भी पदार्थ होगा उसमें हमेशा इतना कण होता है। इसको एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है और इसको शॉर्ट में इस तरीके से दिखाया जाता है, कैपिटल N और नीचे कैपिटल A। इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद मोल का संख्या निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का भी यूज करते हैं। अगर मोल की संख्या निकालनी हो, मोल की संख्या, एक फार्मूला होता है जो बड़ी सिंपल फार्मूला है, आपको याद हो जाएगा। मोल की संख्या बराबर होता है कणों की संख्या, कणों की संख्या अब बट्टा में एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 का पावर 23। आप इस फार्मूला से मोल की संख्या निकाल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कणों की संख्या दिया गया हो और मोल की संख्या आपको निकालना हो तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 24 ठो पेन है और आपसे हम पूछें कि बताइए ये कितना दर्जन पेन है, तो तुरंत आप इसमें एक दर्जन में जितना पेन होता है उतना से भाग देते हैं और तुरंत बता दीजिएगा कि ये 2 दर्जन है, 2 दर्जन पेन है। मतलब इसको समझिए, ठीक इसी प्रकार का वो फार्मूला आ गया। जितना पेन है उसमें एक दर्जन में जितना पेन होता है उससे भाग देने पर दर्जन का संख्या निकलता है। फिर से बोल रहे हैं, एक दर्जन में जितना पेन होता है उससे भाग दीजिएगा तो दर्जन का संख्या निकलता है। ठीक उसी प्रकार से एक मोल में जितना कण होता है उससे अगर आप भाग दे देते हैं तो मोल की संख्या निकलता है। तो फार्मूला आसान है, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, आपको लगेगा कि इसका ये कितना आसान फार्मूला है और इसका यूज कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 6.022 गुना 10 के पावर 25 कणों में
25 कणों में मोल की संख्या निकालें। मोल की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आ जाए। देखिए है तो ये एक लाइन का क्वेश्चन, बड़ी आसान है। आप अगर इतना जितना बताया उतना आपको पता है तो आप बिना कलम उठाए भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वैसे आप इस फार्मूला से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए कणों का संख्या इस क्वेश्चन में दिया गया है और कणों का संख्या दिया है और देखिए मोल की संख्या आपसे पूछा है। तो अभी बताया कणों की संख्या दिया हो और मोल की संख्या पूछा गया हो तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फार्मूला से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना चाहें तो मोल की संख्या बराबर कणों की संख्या दिया है क्वेश्चन 6.022 गुना 10 का पावर 25 और एवोगाड्रो संख्या का मान हम लोग जानते हैं 6.022 गुना 10 का पावर 23। अब बस छोटा सा भाग देना, आंसर आपको पता हो जाएगा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 का पावर 25 और नीचे 10 का पावर 23। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि अगर आधार समान हो और दो चीज़ भाग में हो तो पावर घट जाता है। याद कीजिए, पढ़े, आधार समान हो और दो चीज़ भाग में हो तो पावर घट जाता है। तो देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, मतलब आधार समान है। और यहाँ का पावर 25, यहाँ का पावर 23, पावर घट जाएगा। 25 में से 23 जाएगा तो 2 बचेगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और 10 के पावर 2 का आपको मतलब पता है 100 होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 100, 100। इतना कणों में मोल की संख्या पूछा था, मोल की संख्या हम लोग निकाल लिए, ये आया 100। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। केवल ये फार्मूला आपको पता हो तो कहीं भी कणों की संख्या दे, मोल की संख्या पूछे, आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो था संख्या के संदर्भ में मोल। संख्या के संदर्भ में मोल का यही मतलब होता है। एक बार और आपको बता दें, 1 मोल दुनिया का कोई भी पदार्थ होगा उसमें कणों की संख्या इतना होता है। कितना? 6.022 गुना 10 का पावर 23। मोल की संख्या अगर आपको निकालना है आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ये था संख्या के संदर्भ में मोल का क्या मतलब होता है। अब इसके बाद फिर इसी तरीके से आपको पढ़ना है कि द्रव्यमान के संदर्भ में मोल का क्या मतलब होता है। द्रव्यमान के संदर्भ में मोल का क्या मतलब होता है। तो थोड़ा सा आपको आज हम बताए हैं, आज चूँकि पहला क्लास है तो थोड़ा सा आपको बताए कि कितना आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना आसानी से हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, थ्योरी को समझ रहे हैं। तो थ्योरी एक बार अच्छा से पढ़ने के बाद जितना भी क्वेश्चन पूछेगा बड़ी आसानी से आप उसका आंसर ला सकते हैं। तो अगले क्लास में हम बताएंगे आपको कि द्रव्यमान के संदर्भ में मोल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। द्रव्यमान के संदर्भ ये पढ़ लीजिएगा तो फिर बताएंगे आपको कि आयतन के लिए मोल का यूज कैसे होता है। आयतन के संदर्भ में मोल का क्या मतलब होता है। तो एक टॉपिक अभी हम आपको बताएं कि संख्या के संदर्भ में मोल। अगले क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे द्रव्यमान के संदर्भ में मोल और फिर ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे आयतन के संदर्भ में मोल। मतलब आयतन के लिए मोल किस प्रकार से जानकारी देता है, द्रव्यमान का जानकारी कैसे देता है, ये सब अगले क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज इतना ही रखते हैं और अगले क्लास में हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। डेली एक एक लेक्चर आपको देखना। आज चूँकि पहला क्लास है तो छोटा लेक्चर है, प्रयास रहेगा कि 1 घंटा का लेक्चर एक हो और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताया जाए। और क्लास ख़त्म करने से पहले 1-2 लाइन का आप लोगों के लिए है, वो सुन लीजिए। क्योंकि पहला क्लास है तो वो हम सुनाना चाहते हैं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। उसे मिलने की तमन्ना भी बहुत है लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। तो
आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।